अगले टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मर। क्या चीज है भाई ये ट्रांसफॉर्मर? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज्यादा करना हो तो उसके लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। अपने घर पे जो एसी सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है अप्रोक्स। 220 वोल्ट से आप उसको 2000 वोल्ट भी कर सकते हो और 220 वोल्ट से उसको घटा के 10 वोल्ट भी कर सकते हो। तो ये काम कैसे होगा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज्यादा कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, पहले को हम क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन। क्या डिफरेंस है दोनों में? इनका कंस्ट्रक्शन तो एक जैसा सा ही होता है, ठीक है, दिखने में तो एक जैसे ही दिखेंगे। एक मामूली सा डिफरेंस होता है, जो इसमें कॉइल्स हम यूज करते हैं। डायग्राम में आपको कुछ कॉइल्स दिखा रखी है यहाँ पे। इन कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होते हैं अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर के लिए। मेन डिफरेंस आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो वाला ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। अगर हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना है तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज करेंगे वो होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इसका काम है वोल्टेज को इंक्रीज करना। और दूसरे वाला ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसका काम होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को घटाना। अगर आपको वोल्टेज को कम करना है, एसी वोल्टेज को कम करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना है तो उसके लिए यूज करेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी, तो ये तो इनका मेन यूज हो गया। एक चीज और याद रखो, कोई भी ट्रांसफॉर्मर अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो साइमल्टेनियसली उसमें करंट कम हो जाएगा, और अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को घटाएगा तो उसमें अपने आप ही जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो उसमें क्या होगा? करंट कम हो जाएगा। और अगर वो वोल्टेज को कम कर रहा है तो वो करंट अपने आप ही उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को देखा जाए तो ये क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसमें अपने आप ही करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये वोल्टेज तो बढ़ा देगा लेकिन करंट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका रीजन हम देखेंगे। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो क्या करेगा? ये वोल्टेज को घटाएगा तो इसमें ऑटोमेटिकली करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो मेन चीज क्या याद रखनी है? पहली चीज, ट्रांसफॉर्मर क्या काम आता है? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। इसका यूज क्या है? टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एसी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं? इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना। और स्टेप डाउन का काम क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को घटाना। ठीक है, अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा होगा तो साइमल्टेनियसली उसमें करंट क्या हो जाएगा? कम। और अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को घटा रहा होगा तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर हम एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करें, आइडियल ट्रांसफॉर्मर किसको बोलेंगे? आइडियल चीज क्या होती है? जिसमें कोई कमी नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर में जो रियल में हम बनाते हैं उसमें तो कुछ कमियां होती है जिसकी वजह से उसमें कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है। लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो इसमें एनर्जी लॉस क्या होगा? जीरो। एनर्जी लॉस क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। प्रैक्टिकली जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना, जो रियल में आप यूज करते हो, घर के आसपास जो रखे होते हैं अपने, उनमें एनर्जी लॉस जीरो नहीं होगा, उनमें तो एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात की जा रही है तो उस आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए एनर्जी लॉस जीरो माना जाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगी। जितनी इलेक्ट्रिकल पावर इसको कन्वर्ट करने के लिए दी जाएगी, जैसे वोल्टेज को कम या ज्यादा करना है तो आप कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर इसको दे रहे हो, तो वो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट साइड में यानी कि जो इसको दिया जा रहा है और आउटपुट साइड में यानी कि जो आपको कन्वर्ट होकर मिलेगा वो बराबर होंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे पावर को वोल्टेज और करंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वोल्टेज इनटू करंट। तो इनपुट साइड में जो पावर होगी और आउटपुट साइड में जो पावर होगी वो बराबर है। मैं लिख देता हूं, इनपुट साइड में जो पावर है वो है V इनपुट इनटू करंट इनपुट, और आउटपुट साइड में जो पावर है उसको लिख देते हैं V आउटपुट इनटू करंट आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे V इनपुट डिवाइडेड बाई V आउटपुट, ये जो रेशियो आएगा ये किसके बराबर आएगा? I आउटपुट अपॉन I इनपुट। और देखो VI ऊपर लिखा है, I नीचे लिखा है। इसका मतलब
ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन ये बता रहा है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उसके लिए करंट को क्या होना पड़ेगा, कम, और अगर करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा, है ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, ये इसका मतलब है। तो इसी से मैंने ये चीज बताई है कि अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो वो वोल्टेज को बढ़ा देगा और करंट को क्या कर देगा, कम। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमेशा वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को कम करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमेशा वोल्टेज को घटाता है, करंट को इंक्रीज करता है। ये इसका काम है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस तरीके से काम करता है और इसमें मेन क्या क्या चीजें लगी हुई होती है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सारी चीजें देखते हैं एक एक करके। देखो ये जो ट्रांसफॉर्मर आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, इसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर शेप की एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है और इसका नाम क्या है यहाँ पे, कोर, इसको बोला जाएगा कोर। और ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सॉफ्ट आयरन की। किसकी बनी होगी, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। अब सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसके लॉसेस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आएगी। अभी तो ये याद रखो कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रक्चर है ये कौन से मटेरियल की बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, और इसको प्लेटेड बनाया जाता है। देखो एक के ऊपर एक पतली पतली प्लेट्स को एक के ऊपर एक रख के हमने इसको डिजाइन किया हुआ है या बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, पतली पतली प्लेट्स को आपस में कंबाइन कर दिया और उससे ये सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, कोर बोला इसको, ठीक है, जो कि सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर ये दो कॉइल्स यहाँ पे लपेटी हुई है, ये वाली जो कॉइल है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, क्योंकि इसको इनपुट वोल्टेज दिया जाएगा। जिस वोल्टेज को हमें चेंज करना है वो हम इस वाली कॉइल को देंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। और जो आउटपुट आपको मिलेगा, मतलब जो वोल्टेज चेंज होकर आपको मिलेगा वो इधर मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी कॉइल। ये कौन सी कॉइल है, प्राइमरी, ये कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल हमेशा वो वाली कॉइल होती है जिसको इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, जिसको हमें चेंज करना होता है, और जो चेंज होके आपको मिलता है, जो कन्वर्ट होके मिलेगा, चाहे वो बढ़ के मिल रहा हो या चाहे कम होके मिल रहा हो, जो भी आपको वोल्टेज चेंज होके मिलेगा उसको हम सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आउटपुट में लेंगे। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके अक्रॉस आपको हमेशा आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो वोल्टेज है वो चेंज होके मिलेगा, और ये जो प्राइमरी कॉइल है इसको वो वोल्टेज या वो करंट दिया जाएगा जिसको हमको चेंज करना होगा, ठीक है। अच्छा, जो इनपुट साइड है इसमें जो कॉइल यूज कर रहे हैं इसमें मान लो करंट है IP, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको मैं लिख देता हूं NP, और इसके दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोल देते हैं EP। प्राइमरी के लिए हमने P का सिंबल यूज किया है इन तीनों चीजों के लिए। प्राइमरी साइड में जो करंट है उसको क्या नाम दे दिया, IP, जो वोल्टेज है उसको नाम क्या दे दिया, EP, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल के अंदर उसको नाम क्या दे दिया, NP, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे IS, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे ES, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको हम क्या बोल देंगे, NS बोल देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों साइड में जो वोल्टेज और करंट है उनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो होता है जिसमें एनर्जी लॉस कितना होता है, 0। याद रखना है एनर्जी लॉस क्या होगा, इसमें लॉस 0 होगा, है ना, एनर्जी लॉस 0 होगा। अगर इसमें एनर्जी लॉस 0 है इसका मतलब ये किसी भी टाइप की एनर्जी का लॉस नहीं करेगा किसी भी फॉर्म में। इसको जितनी इलेक्ट्रिकल पावर दी जाएगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल पावर ये आउटपुट में आपको दे देगा, क्योंकि लॉस तो कर ही नहीं रहा है। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पावर इसको इनपुट में मिलेगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल पावर ये आपको वापस लौटा देगा, कोई लॉस कर नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या है, आपस में बराबर। लेकिन ये स्पेशल केस है, किसके लिए बात हो रही है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए बात हो रही है, ठीक है। जो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर एनर्जी लॉस भी होता है, तो उसमें आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से थोड़ी सी कम होगी लॉस की वजह से। अब ये दोनों बराबर है। अब इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। इनपुट साइड में जो वोल्टेज है उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी इनपुट पावर यानी कि EP IP, और आउटपुट साइड में जो वोल्टेज और करंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी आउटपुट पावर ES IS। और इसको अगर रीअरेंज करके लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं EP अपॉन ES इक्वल टू IS अपॉन IP।
ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी। और एक चीज नोटिस करो, ईपी ऊपर लिखा है, आईपी नीचे लिखा है, या ईएस नीचे लिखा है, आईएस ऊपर लिखा है। इसका मतलब ये वोल्टेज और करंट क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से एक चीज ये पता चली कि वोल्टेज और करंट क्या होंगे, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। इसलिए आपको याद रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मर है अगर वो वोल्टेज को बढ़ा रहा होगा तो साइमल्टेनियसली वो करंट को कम भी कर रहा होगा, और अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को घटा रहा है तो साइमल्टेनियसली उसमें करंट इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। यहां पे अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो वो वोल्टेज को बढ़ाएगा और साइमल्टेनियसली करंट को कम कर देगा, ठीक है। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज को घटाएगा और साइमल्टेनियसली करंट उसमें इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात हो गई, उसके लिए ये चीज फॉलो होगी। लेकिन जो रियल में ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें एनर्जी की लॉस भी होते हैं, और एनर्जी लॉसेस की वजह से क्या होता है, कुछ जो पावर है वो वेस्टेज चली जाती है। तो आपको जो आउटपुट पावर मिलेगी वो हमेशा इनपुट पावर से क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स का और वोल्टेज है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा भाई, आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए या कम वोल्टेज चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स का इनके साथ में क्या रिलेशन है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। किसी भी कॉइल के लिए अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखें तो वो बराबर होगा ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एन का मतलब है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, और ई का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है तो वो भी आप याद रखो। ये प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल होगा म्यूचुअल इंडक्शन। वो लिख देता हूं मैं इधर, प्रिंसिपल क्या है इसका, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करने वाला है डिवाइस है। छोटा क्वेश्चन बनता है ना तो वो ये बनता है इसके ऊपर कि ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन याद है ना, हमने पढ़ा था कि जब दो कॉइल्स पास पास रखी जाती है और एक कॉइल में फ्लो होने वाला आप करंट चेंज करते हो तो दूसरी कॉइल में जो पास में रखी जाती है उसमें ऑटोमेटिकली एक करंट और ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। क्या होता है फॉर्मूला, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर मैं इस फॉर्मूले को प्राइमरी कॉइल के लिए अप्लाई करूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज है उधर ईपी इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एनपी, और डी फाई बाई डी टी आएगा, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल के लिए अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए तो क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह लिखेंगे ईएस, वोल्टेज कितना है इधर ईएस, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एनएस इंटू डी फाई बाई डी टी। अब ये जो डी फाई बाई डी टी है इसका मतलब क्या है, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर वन सिंगल टर्न। दोनों जो कॉइल्स है उसमें जो टर्न्स का साइज है वो बराबर रखा जाता है। दोनों का जो साइज है ना, ये जो टर्न्स का साइज होता है इसमें ये बराबर होता है। नंबर ऑफ टर्न्स तो अलग अलग होते हैं लेकिन टर्न्स का साइज बराबर होता है। और फिर जैसे हम प्राइमरी कॉइल में इनपुट करंट देंगे जिसको हमको चेंज करना होगा, या इनपुट वोल्टेज देंगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ऐसे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आगे जाके इस कोर की हेल्प से इस सेकेंडरी कॉइल से भी पास होगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी कॉइल के थ्रू, वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को भी मिल रहा है। यानी कि दोनों कॉइल्स के लिए क्या चीज कॉमन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कॉमन हो गया। दोनों कॉइल्स में टर्न्स का साइज भी सेम है, दोनों कॉइल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम है, तो दोनों कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है ना, फाई इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। दोनों के लिए बी की वैल्यू सेम, दोनों कॉइल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम, और दोनों के लिए एरिया भी सेम, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है तो जब प्राइमरी कॉइल में ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा करंट के चेंज होने से, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के लिए भी चेंज होगा। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे दोनों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होने से क्या होगा, जो डी फाई बाई डी टी है वो चाहे प्राइमरी कॉइल हो या सेकेंडरी कॉइल हो दोनों के लिए क्या हो गया, सेम हो गया। सेम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ये चीज समझ में आई क्या, ये बताओ पहले तो।
दोनों कॉइल्स के लिए टर्न्स का साइज सेम होने से, मैग्नेटिक फील्ड सेम होने से, दोनों से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो सेम होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी दोनों के लिए क्या होगी, सेम, क्योंकि कॉमन मैग्नेटिक फील्ड दोनों से पास हो रहा है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड उसी तरीके से चेंज होगा, तो दोनों से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेम तरीके से चेंज हो रहा होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर d∅dt दोनों कॉइल्स के लिए सेम है, तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं, इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो ये आएगा ES अपॉन EP बराबर ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP, बाकी चीजें रेशो में कैंसिल, ठीक है। और एक चीज नोटिस करो, ES ऊपर लिखा है, NS भी ऊपर लिखा है, EP नीचे लिखा है, NP भी नीचे लिखा है, इसका मतलब वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब ये है कि जिस कॉइल में आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा, जैसे आप कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में चेंज करना चाह रहे हो, तो इधर तो ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए, कम वोल्टेज। तो जिस कॉइल में आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या रखने पड़ेंगे, ज्यादा रखने पड़ेंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज को घटाना है तो आपको जितना वोल्टेज घटाना है, जिस रेशो में वोल्टेज घटाना है, उसी रेशो में आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी घटाने पड़ेंगे, कम रखने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि आपने इसे इधर दिया 10 वोल्ट और उसको 50 वोल्ट में चेंज करना है, तो कितना गुना बढ़ाना है, 5 गुना आपको वोल्टेज बढ़ाना है। 10 वोल्ट को 50 वोल्ट में चेंज करना है, तो 5 गुना अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, 5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए इधर। मतलब अगर इधर आपने सपोज करो 50 टर्न्स ले रखे हैं, तो उससे 5 गुना यानी कि 250 टर्न्स होनी चाहिए इधर। अगर आपने इधर 100 टर्न्स ले रखे हैं तो इधर 500 टर्न्स होनी चाहिए। अगर इधर 200 टर्न्स हैं तो इधर 1000 टर्न्स होनी चाहिए, मतलब 5 टाइम्स ज्यादा। बात समझ में आई क्या? नंबर ऑफ टर्न्स का क्या रिलेशन है वोल्टेज के साथ? वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है, सपोज करो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अगर आपको बनाना है, यानी कि वोल्टेज को कम करना है, तो प्राइमरी कॉइल की कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में आपको नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखना पड़ेगा। और अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है, वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो इधर ज्यादा वोल्टेज चाहिए आपको, इसका मतलब इधर नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको प्राइमरी की कंपैरिजन में ज्यादा रखने पड़ेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में एक तो ये वाला फॉर्मूला अपने काफी काम आएगा, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। ठीक है, एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, जैसे आपको बताया था कि जो रियल में ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज करते हैं अपने घर के आसपास जो रखे होते हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मर है वो एनर्जी का लॉस भी करते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, लेकिन जो रियल में ट्रांसफॉर्मर होंगे वो तो एनर्जी का लॉस करेंगे। अगर वो एनर्जी का लॉस करेंगे किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, इस तरीके से वो एनर्जी लॉस करते हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको दी जाती है उसका कुछ पार्ट वो लॉस में वेस्टेज कर देंगे और बाकी आपको एनर्जी आउटपुट में मिलेगी। यानी कि जो आउटपुट पावर होगी वो हमेशा इनपुट पावर से थोड़ी सी कम ही होगी लॉस की वजह से। अगर आउटपुट पावर कम है और इनपुट पावर कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी कितनी है, ये कितना अच्छे से काम कर पा रहा है। इफिशियंसी हम किसी भी मशीन की कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारा मकसद ये होता है कि वो कितना प्रॉपरली या कितना अच्छे से काम कर पा रहा है, ये हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर कितनी इफिशियंसी का है या कितने अच्छे से काम कर पाएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला किसी भी मशीन के लिए सेम ही होता है, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ये बराबर होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। जो मशीन है उसको इनपुट पावर क्या दी गई है, उससे आउटपुट पावर आपको क्या मिली, तो उनका रेशो ले लो पहले, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और उसके बाद में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास परसेंटेज में क्या आ जाएगी, उस मशीन की इफिशियंसी आ जाएगी। अब हमने बोला कि जो आउटपुट पावर है वो थोड़ी सी कम होगी इनपुट पावर से, तो ये रेशो लेस देन 1 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे मान लो ये रेशो आ रहा है 0.9, 1 से कम आएगा थोड़ा, क्योंकि आउटपुट पावर कम है इनपुट पावर की कंपैरिजन में, तो ये वैल्यू कम है ये ज्यादा है, तो ये रेशो आया मान लो 0.9। 0.9 इंटू 100 कितना होगा, 90, यानी कि 90% इफिशियंट है वो ट्रांसफॉर्मर। अब 90% इफिशियंसी का मतलब क्या है, उस ट्रांसफॉर्मर को जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर दी जाएगी उसका 90% वो आउटपुट में दे देगा आपको। लेकिन जो 10% है 100 में से 90% तो आउटपुट में दे दिया, तो 10% कहां गया, 10% उसने एनर्जी लॉस कर दिया या पावर लॉस कर दिया, ये इसका मतलब है। तो जितना ज्यादा इफिशियंसी होती है ना किसी भी मशीन की, वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अगर मान लो किसी ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी है 50%,
इसका मतलब वो 50% एनर्जी लॉस करेगा और 50% ही आपको आउटपुट दे पाएगा, तो खराब ट्रांसफॉर्मर है वो। इफिशियंसी होनी चाहिए 80-90% के आसपास कुछ, ठीक है। ये समझ में आया फॉर्मूला। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इफिशियंसी वाले फॉर्मूले को। आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट, ये होगा आउटपुट पावर ES इंटू IS। और इसी तरीके से इनपुट पावर को क्या लिखेंगे, EP इंटू IP इंटू 100। ये अपने पास क्या आ गया, इफिशियंसी आ गई वोल्टेज और करंट की टर्म्स में। तो वोल्टेज और करंट की टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए तो ये हो गया, पावर की टर्म्स में चाहिए तो ऊपर वाला हो गया। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करेंगे। कौन सा है पहला फॉर्मूला, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, इफिशियंसी का फॉर्मूला है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, है ना। ये इससे परसेंटेज में अपने पास इफिशियंसी आ जाएगी। तो ये दो फॉर्मूले इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इसके वर्किंग वगैरह सारी चीजें हो गई। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा वो याद रखना है, छोटा क्वेश्चन उसी पे बनेगा। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के लॉस होते हैं। अब इसके लॉसेस हम स्टडी करेंगे भाई, जो एनर्जी लॉस होते हैं उसकी वजह से ही आपको इफिशियंसी 100% से कम मिलती है। तो वो कौन कौन से टाइप के एनर्जी लॉस हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है वो हम स्टडी करेंगे अब। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफॉर्मर। कोई भी ट्रांसफॉर्मर है वो कौन कौन से टाइप के एनर्जी लॉस करेगा। देखो, सबसे पहला जो इसमें लॉस होता है वो होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कहाँ होगा, तो आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर ये एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है और इसके अंदर हम दो कॉइल्स को इसके ऊपर लपेट के रखते हैं, ठीक है। एक होती है इसमें प्राइमरी कॉइल, ये होगी अपनी प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और इधर होगी सेकेंडरी कॉइल। इस तरीके से ये कौन सी कॉइल है, ये होगी सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो ये जो कॉइल्स आप बनाते हो ये किसकी बनी होती है, कॉपर वायर की बनी होती है। और जो कॉपर है अगर वो प्योर है तो तब तो उसका रेजिस्टेंस काफी कम होगा, लेकिन अगर उसमें कुछ इंप्योरिटी है, अदर मेटल्स भी मिली हुई है, तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा। मतलब ये जो कॉपर वाइंडिंग्स है इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लग जाएंगी अगर आपने इसमें इम्प्योर कॉपर यूज कर लिया। तो आपको प्योर कॉपर यूज करना है ताकि कॉपर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। यहाँ पे मेनली जो लॉस होगा ना ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी का, वो हीट की फॉर्म में होगा। तो ये कॉइल्स क्या होती है, गर्म हो जाती है अगर ये इम्प्योर कॉपर की बनी हुई है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इम्प्योर कॉपर लेने से, और उससे क्या होगा, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। तो कॉपर लॉस को दूर करने का तरीका क्या है, प्योर कॉपर यूज करो आप, है ना। बाय यूजिंग प्योर कॉपर वी कैन मिनिमाइज द कॉपर लॉस। कैसे दूर करना है इसको, बाय यूजिंग प्योर कॉपर, ठीक है, वी कैन मिनिमाइज द कॉपर लॉस। आया समझ में। अब दूसरा कौन सा लॉस है इसके अंदर, अब दूसरा लॉस समझो, उसको हम बोलते हैं आयरन लॉस। दूसरा लॉस क्या है, आयरन लॉस। अब ये जो आयरन है ये कहां पे यूज किया ट्रांसफॉर्मर में, ये जो कोर बनी होती है किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। तो उसमें कौन कौन से टाइप के लॉस होते हैं, तो उसमें दो टाइप के लॉस होते हैं। एक को हम बोलते हैं एडी करंट लॉस, ठीक है, और दूसरा जो लॉस है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस। कौन कौन से दो लॉस होते हैं आयरन के अंदर, एक तो होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये क्या चीज है, देखो एडी करंट का मतलब होता है कोई भी मेटल बॉडी हो अगर उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी मेटल बॉडी हो अगर आप उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। उसी करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। अब वो जो एडी करंट है वो क्या करेगा, उस मेटल बॉडी के रेजिस्टेंस की वजह से उसको गर्म करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर है इसको इनपुट में हम क्या देते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं या अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट तो टाइम के साथ में चेंज होता रहता है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। तो इस कोर से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है जो प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल की तरफ पहुंचेगा वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा, और उससे इस मेटल बॉडी से यानी कि इस कोर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। एडी करंट किसको बोला है, इंड्यूस करंट को। तो वो जो इंड्यूस करंट है या जो एडी करंट है वो क्या करेगा, इस कोर को गर्म करेगा। और गर्म करने से क्या होगा, एक तो जो एनर्जी दी जा रही है, जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफॉर्मर को दी जा रही है कन्वर्ट करने के लिए, उसका वो वेस्टेज कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, उससे वेस्टेज हो रहा है। और एक उससे नुकसान ही हो सकता है कि ये जो कॉइल्स हैं हम इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनाते हैं। ये जो कॉइल्स बनाई जाती है ट्रांसफॉर्मर में
या कोई भी कॉइल बनाई जाती है तो उसके लिए एक कॉपर वायर यूज किया जाता है जिसके ऊपर प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर होती है, ताकि जितने भी टर्न्स उसके बनाए जाए वो आपस में टच नहीं हो, आपस में शॉर्ट नहीं हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज करेंगे। अब अगर ये कोर गर्म होगी तो इसके ऊपर ये जो लिपटी हुई वाइंडिंग्स है ये भी गर्म होंगी और उससे क्या होगा, इनका इंसुलेशन पिघल जाएगा। जो प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर है ना इनके ऊपर, वो पिघल जाएगी और पिघलने से क्या होगा, ये सारे के सारे टर्न्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो आपने जो 100 टर्न्स बना रखे तो वो एक सिंगल टर्न की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो सारे के सारे टर्न्स आपस में कनेक्ट हो गए इंसुलेशन पिघलने से। पहले वो सेपरेट थे क्योंकि प्लास्टिक की लेयर थी, प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर, तो पहले तो वो सेपरेट थे और अब क्या हो गए, शॉर्ट हो गए इंसुलेशन पिघलने से। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एडी करंट को कम करना पड़ेगा। अब इसको कम करने का तरीका ये होता है कि जो आप सॉलिड स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो मेटल की, उसको पतली पतली प्लेट से मिला के बना दो और हर एक प्लेट को सेपरेट कर दो एक दूसरे से इंसुलेटर के थ्रू। मतलब यहां पे हम ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, ये जो कोर है इसको प्लेटेड बनाएंगे, पतली पतली प्लेट से मिला के बनाएंगे और ये जितनी भी प्लेट्स होंगी इनके ऊपर प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर होगी जो सबको, जितनी भी प्लेट्स है इसमें, इन सबको आपस में एक दूसरे से सेपरेट रखेगी। एक के ऊपर एक प्लेट्स को रख के हम इसको कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाएंगे, लेकिन हर एक जो प्लेट है उसके ऊपर प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर होगी। तो दो प्लेट अगर टच भी है आपस में तो बीच में क्या आ गया, इंसुलेशन आ गया ना, प्लास्टिक की कोटिंग आ गई उसके ऊपर, वो क्या करेगी, एक दूसरे को दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देगी। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी मतलब कि इंसुलेशन वाली अलग अलग मेटल प्लेट्स को आपस में एक के ऊपर एक रख के इसको बनाना है। तो ये प्लेटेड बनाने का रीजन समझ में आया क्या, कि इसको प्लेटेड क्यों बनाया, तो उसका रीजन है एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करना। तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग प्लेटेड कोर। प्लेटेड कोर है ना, प्लेटेड कोर यूज करेंगे, इसको बोलते हैं प्लेटेड करना, पतले पतले प्लेट से मिला के बनाएंगे इसको, ठीक है। और दूसरे टाइप का कौन सा लॉस होता है इसके अंदर, आयरन के अंदर, ये है हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये क्या चीज है, तो यहाँ पे हम इनपुट में इसको दे रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, टाइम के साथ में इस तरीके से चेंज होता रहता है। कभी इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। यानी कि जो आप वोल्टेज इसको दे रहे हो या जो करंट इसको इनपुट में दे रहे हो वो टाइम के साथ में बार बार चेंज होता रहेगा। कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, और ये साइकिल बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो इन कॉइल्स में किसी एक डायरेक्शन में करंट होगा, और अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इन कॉइल्स के अंदर, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट में आया तो किसी एक डायरेक्शन में कॉइल में या सोलेनॉइड में करंट होगा और उसकी वजह से किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और उससे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, पहले से रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे बार बार क्या होगी, रिवर्स होती रहेगी। यहाँ पे जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो इस कॉइल में किसी एक डायरेक्शन में करंट होगा और किसी एक डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी जो इस कोर से पास होगा। और जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, उससे एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो इस कोर को वापस से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है ये कोर, और सॉफ्ट आयरन का इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है। और उससे क्या फायदा होगा, जो प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो इजीली सेकेंडरी कॉइल को मिल पाएगा। प्राइमरी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसको हमको सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हम ये सॉफ्ट आयरन की कोर यूज कर रहे हैं। ये सॉफ्ट आयरन की कोर मैग्नेटाइज होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचा पाएगी। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहे हैं, एसी के पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहे हैं, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी और उससे मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स होगा बार बार जो ये कॉइल प्रोड्यूस करेगी। तो उससे ये जो कोर है ये बार बार मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, फिर वापस पहले वाली डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, ये बार बार होती रहेगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना इस कॉइल के अंदर, वो इसको मैग्नेटाइज करेगा। मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं आपको। मान लो कि इस कॉइल में एक करंट फ्लो होगा, एसी करंट, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो इस तरीके से है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा एसी का तो उस टाइम पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये जो सॉफ्ट आयरन की कोर है ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी कॉइल,
उससे ये कोर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी, तो पहले इसको डीमैग्नेटाइज होना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये इधर मैग्नेटाइज है, अब उल्टा मैग्नेटाइज होना है तो इसको पहले क्या होना पड़ेगा, डीमैग्नेटाइज होना पड़ेगा। अब जो डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी खर्च होगी वो हमारा लॉस है, क्योंकि बार बार कोई चीज अगर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज की जा रही है तो किसी भी मैग्नेटाइज बॉडी को डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है, अपने आप वो डीमैग्नेटाइज नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है ये इसी टाइप का लॉस होता है, जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा रहा हो तो उसमें जो एनर्जी का लॉस होगा उसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमने ये जो कोर है ये किसकी बनाई हुई है, सॉफ्ट आयरन की। तो सॉफ्ट आयरन के अंदर ये हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम होता है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन की कोर बनाई जाती है। आप चाहो तो स्टील की कोर बना सकते हो, लेकिन उसमें हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि जो स्टील होता है वो एक हार्ड फेरोमैग्नेट होता है जो इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं होता, तो उसमें ये लॉस ज्यादा होगा। तो आपको हिस्टेरेसिस लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन फॉर द कोर। कोर के लिए अगर आप सॉफ्ट आयरन यूज करते हो तो उससे आप हिस्टेरेसिस लॉस को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। ये तरीका है इसको कम करने का। अदर मेटल यूज करोगे तो क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा उसमें, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा जो लॉस है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये क्या चीज है अभी, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब है जब भी आप किसी ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरोगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, उसमें ची ची ऐसा साउंड सुनाई देगा। तो वो जो साउंड है वो कहां से आ रहा है, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो वो हाई वोल्टेज के ऊपर क्या करता है, उसके जो एटम्स है उनके वाइब्रेट होने से एक साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है। कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो उसमें या तो प्राइमरी साइड में या सेकेंडरी साइड में किसी न किसी एक साइड में हाई वोल्टेज होगा। जैसे अगर आप लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करोगे तो इधर हाई वोल्टेज होगा, या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करोगे तो उधर हाई वोल्टेज है। तो ट्रांसफॉर्मर की जो कॉइल्स है उनमें से किसी न किसी एक कॉइल को तो हाई वोल्टेज दिया ही जाएगा या आउटपुट में हाई वोल्टेज लिया जाएगा। हाई वोल्टेज के ऊपर क्या होता है, जो एटम्स है वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और एटम्स के वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होने लग जाएगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर। वो जो साउंड आपको सुनाई देता है उसको हमिंग नॉइस बोलते हैं। वैसे क्या सुनाई देगा, हमिंग नॉइस, ची ची की ऐसे आवाज आएगी। तो वो जो नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक तरह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो ट्रांसफॉर्मर को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रिकल पावर दी थी, उसी का कुछ पार्ट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो भी एक टाइप का लॉस है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है अगर वो आवाज कर रहा है ज्यादा, इसका मतलब वो एनर्जी का लॉस कर रहा है, क्योंकि साउंड अपने आप तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा। भी कोई भी टाइप की एनर्जी हो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो सकती है, लेकिन ना तो प्रोड्यूस होती है ना डिस्ट्रॉय। तो साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक पार्ट है जो साउंड में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक लॉस है एक तरह से। कैसे मिनिमाइज करेंगे इसको, बाय यूजिंग कॉम्पैक्ट डिजाइन। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है इसको कॉम्पैक्ट डिजाइन करेंगे, जो कॉइल्स है उनको कॉम्पैक्टली इसके ऊपर लपेटा जाएगा, लूज नहीं रखेंगे इनको। तो बाय यूजिंग कॉम्पैक्ट डिजाइन वी कैन मिनिमाइज द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, है ना। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मतलब साउंड प्रोड्यूस होना, ये वाला जो लॉस है इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। और इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, बाय यूजिंग कॉम्पैक्ट डिजाइन। जैसे हम नई बाइक लेके आते हैं, नई स्कूटी लेके आते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर शुरू में तो वो कोई आवाज नहीं करती, लेकिन थोड़े टाइम बाद में जब हम उसको यूज करते हैं, साल भर बाद में, तो उसमें सारी चीजें बजने लग जाती है। क्यों, क्योंकि उसके नट बोल्ट वगैरह सब लूज हो जाते हैं, और लूज पार्ट्स हमेशा आवाज करते हैं। तो अगर आपने इसको लूज रखा, इन प्लेट्स को आपस में प्रॉपर्ली चिपकाया नहीं, जो कोर की प्लेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली नहीं चिपकाया, जो कॉइल्स हैं उनको लूज छोड़ दिया, तो उसमें ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, ये वाला लॉस ज्यादा होगा उसमें, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के लिए इसको कॉम्पैक्टली आपको डिजाइन करना है। फोर्थ जो इसमें लॉस है वो है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कौन सा टाइप का लॉस है भाई, देखो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है जो प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल को मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज है वो मिनिमम होगा। लेकिन जितना मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल प्रोड्यूस कर रही है प्राइमरी कॉइल, अगर उसका हाफ ही मिल पा रहा है इसको, या कम मिल पा रहा है उससे, तो उससे क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया वो प्रॉपर्ली इसको मिला ही नहीं, कम मिला इसको, तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज हो गया, मतलब वो इसको मिल ही नहीं पा रहा, वो अदर कहीं चला गया एक तरह से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे जो म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमेना होती है ट्रांसफॉर्मर में, ये कम होगी। और
म्यूचुअल इंडक्शन अगर कम होगा तो प्राइमरी कॉइल जितना भी एनर्जी इसको सेकेंडरी कॉइल को ट्रांसफर करना चाहेगी वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, म्यूचुअल इंडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से आउटपुट पावर आपको या आउटपुट एनर्जी आपको कम मिलेगी। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ही यहाँ पे आउटपुट में आपको वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे इस सेकेंडरी कॉइल के दोनों सिरों के बीच में जो ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ना, वही अपना आउटपुट है। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, वही आपका आउटपुट है। तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन ही कम होगा तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आपको आउटपुट कम मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज करंट सब कम मिलेंगे तो एक तरह से लॉस हो गया अपन को। जितनी इलेक्ट्रिकल पावर दी जा रही है उतनी मिल ही नहीं पाएगी सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस। तो इस लॉस को मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो इसका तरीका ये होता है कि ये जो कोर है इसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि प्राइमरी कॉइल जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल को मिल पाए। ये देखो कोर की जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती है ना वो इस टाइप की होती है। डायग्राम जो एग्जाम में बनाना है वो तो इस टाइप का ही बनाना है अपन को, थोड़ा सिंपल डायग्राम है। बाकी एक्चुअल में जो कोर होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है। इस टाइप की सी कोर हम यूज करते हैं। इसमें ये दो गैप होते हैं, ये दो खाली जगह होती है। ये जो बीच वाला पोर्शन है कोर का, इसके ऊपर दोनों वाइंडिंग्स को लपेटा जाता है। जैसे जो प्राइमरी कॉइल है उसको इसी के ऊपर लपेटेंगे इस तरीके से, ये है प्राइमरी कॉइल। और फिर जो सेकेंडरी कॉइल है उसको भी इसी के ऊपर लपेटते हैं, अलग नहीं होती इस तरीके से। इसी के ऊपर हम दूसरा कॉपर वायर लेंगे और उसको इसके ऊपर लपेट देंगे इस तरीके। ये लो, ये सेकेंडरी कॉइल है। पहले प्राइमरी कॉइल को लपेट दिया इसके ऊपर बीच वाले पोर्शन पे, फिर दूसरा वायर लिया और उससे सेकेंडरी कॉइल बना दी। अब इससे फायदा क्या होगा, अब प्राइमरी कॉइल जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो देखो कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल को मिल पाएगा, क्योंकि एक के ऊपर एक लिपटी हुई है दोनों कॉइल्स। प्राइमरी कॉइल जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास होगा। यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचते पहुंचते क्या होगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो वो एक तरह से लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उसको बोलते हैं, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा। तो इस टाइप की कोर यूज करके हम लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये मेन लॉस है जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछते हैं। सेपरेटली ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन कौन से टाइप के लॉस होते हैं और उन लॉसेस को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी तरीके मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से लॉस है और कैसे उनको मिनिमाइज करना है। ठीक है, आया समझ में ये।